दोस्तों, शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्योर रोटेशनल या इसे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। यहाँ से नेट जेआरएफ तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा होता है फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, हम उसको रिजिड रोटेटर कह सकते हैं। According to the classical mechanics, the energy of particle which rotate around an axis is given by। अब हम इसको आपको दिखाएं। मान लीजिए ऐसा कोई यहाँ पे कोई एक्सिस है, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, रिजिड रोटेटर हमने इसको माना है। तो एनर्जी बराबर होता है 1/2 ओमेगा, ओमेगा या डब्ल्यू स्क्वायर। यहाँ जहाँ पे ओमेगा या डब्ल्यू जो है वो है एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड। आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर ऊपर नीचे हम आई का गुणे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर हम गुणा करें तो देखिए ये आई ओमेगा का होल स्क्वायर, ये आई हो जाएगा। आई ओमेगा का होल स्क्वायर बराबर होता है एंगुलर मोमेंटम, तो ये हो जाएगा p²/2i। अब यहाँ पे हम लोग रोटेशन एनर्जी पे यहाँ पे देखें तो p² बराबर होता है j+1 अपान h²/4π²। तो p² का मान एक बार फिर आप देख सकते हो, p² बराबर होता है j+1 h²/4π²। तो जब हम यहाँ पे मान रखेंगे तो आप देखिए हमने इसमें मान रखा, बाकी 2i बचा हुआ है। जब 2i का इसमें गुणा हो जाता है तो रोटेशन एनर्जी इस फॉर्म में निकलेगा। लेकिन अगर हमें रोटेशन नंबर के फॉर्म में निकालना है ई, तो ये बराबर होता है hc म्यू। रोटेशन नंबर, रोटेशन एनर्जी इन टर्म ऑफ रोटेशन नंबर, तो म्यू डैश बराबर हो जाता है hc से भाग दे देंगे तो h कट जाएगा। तो उस केस में हमारा ये हो जाएगा j+1 h/8π²IC। तो हमारा जो h/8π²IC होता है उसी को बोलते हैं b, और b को ही बोलते हैं रोटेशनल कांस्टेंट। तो अगर हम रोटेशनल एनर्जी के टर्म में निकाल रहे हैं तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, लेकिन हम वेव नंबर के फॉर्म में निकाल रहे हैं तो उस केस में वहाँ पे b का मान हो जाएगा h/8π²IC, जो आपने अभी देखा। तो यहाँ पे ये फार्मूला हो जाएगा b/j+1 और b बराबर, यहाँ पे b बराबर h²/8π², लेकिन वेव नंबर निकालेंगे, रोटेशन नंबर निकालेंगे तो वहाँ पे हम लोग h/8π²IC कर लेंगे। सिलेक्शन रूल यहाँ कहता है कि डेल्टा जे बराबर +-1 होता है। मतलब अगर हम यहाँ पे j बराबर 0 करें तो यहाँ पर इसका जो ट्रांजिशन होगा यहाँ j बराबर 1 ही रहेगा। नेक्स्ट ट्रांजिशन j बराबर 2 होगा, मतलब इनके बीच में जो सेपरेशन है वो हमेशा +-1 ही रहेगा। जहाँ +1 का मतलब है एब्जॉर्प्शन और -1 का मतलब है इमिशन। अगर हम एनर्जी लेवल मान लो यहाँ j है, यहाँ j+1 है, तो इनके बीच में अगर डिफरेंस निकालते हैं तो हम इसको डेल्टा ई या j+1 टू j करते हैं, मतलब j से j+1 करते हैं, क्योंकि सिलेक्शन रूल कहता है कि डेल्टा जे बराबर +-1 आना चाहिए। तो E2 - E1 करेंगे, J2+1 जो BJ+1 पीछे निकाले थे इसको हम J1+1 भी कर सकते हैं। 2BJ+1 कैलकुलेशन करने पर फाइनली ये आ जाएगा 2BJ+1। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और यहाँ पे J2 - J1 बराबर 1 ले लेंगे। तो ये डेल्टा ई बराबर हो जाएगा 2BJ+1। मतलब ये क्या कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन टू रोटेशन स्पेक्ट्रा लाइन अंडर रिजिड रोटेटर इज नियरली 2 या कांस्टेंट। यहाँ पे जो उनके बीच में रोटेशनल स्पेक्ट्रा लाइन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 2b जो होता है वो कांस्टेंट के होता है। जैसे 0 से 2b, 2b से 4b, 4b से 6b, तो यहाँ जो 2b का मान है वो ऑलवेज कांस्टेंट है। मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे ही रहता है। अगर हम वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालना चाहें तो वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हम निकाल सकते हैं। वेव नंबर बराबर होता है 1/λ या बराबर होता है V/c। तो जो हमने 2BJ+1 निकाला उसमें HC का
भाग दे देंगे तो हमें वेव नंबर आ जाए, क्योंकि हमने पीछे बताया था ये बराबर होता है 2bj+1। तो अगर वेव नंबर निकाला तो hc से हम भाग दे देंगे, क्योंकि डेल्टा ई बराबर होता है hc v अर्थात वेव नंबर। अब एनर्जी इज ऑब्जर्व इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो अगर एनर्जी जो ऑब्जर्व है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन फ्रिक्वेंसी, इसको कैसे निकालेंगे? तो डेल्टा ई बराबर होता है h म्यू, और 2bj+1 डेल्टा ई बराबर होता है h म्यू, और म्यू बराबर होगा जो फ्रिक्वेंसी होगी वो बराबर 2bj+1 अपान h। h इज ए प्लांक कांस्टेंट, और डेल्टा ई बराबर हमने पीछे निकाला है 2bj+1, जो कि हमने आपको बताया कि इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है j+1 j से, मतलब ये j है, ये j+1 है, इनके बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो -j+1 j, मतलब डेल्टा j का मान +-1 आना ही चाहिए, जो कि सिलेक्शन रूल कहता है। अब हम लोग रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल का कैसे निकालते हैं? तो ये बोल्ट्जमैन की डिस्ट्रीब्यूशन से निकालते हैं, जो कि 2 फैक्टर पर निर्भर करता है। पहला बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, जो कि अकॉर्डिंग टू दिस वन पॉपुलेशन डिक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द एनर्जी लेवल। मतलब जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे एनर्जी लेवल, मान लीजिए ग्राफ खींचा जाए, एनर्जी लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा, जो पॉपुलेशन है, मतलब अगर एनर्जी घटेगा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा। अगर एनर्जी हमारा इंक्रीज कर रहा है तो पॉपुलेशन डिक्रीज करता है इनके अकॉर्डिंग। दूसरा कहता है कि डी जनरेसी ऑफ ईच एनर्जी लेवल, मतलब 2j+1 को डी जनरेसी बोला जाता है। तो डी जनरेसी ऑफ ईच एनर्जी लेवल पॉपुलेशन इंक्रीजेज एज डी जनरेसी इंक्रीजेज, मतलब पॉपुलेशन जो है डी जनरेसी के साथ बढ़ता है लेकिन एनर्जी लेवल के साथ घटता है। तो ऊपर के 2 पॉइंट से अगर हम देखें तो उन्होंने एक बोल्ट्जमैन ने एक फार्मूला निकाला, जो कि nj+1, वही जो हमने आपको बताया, एक्सपोनेंशियली bhc jj+1/kT, और यहाँ पे ये डी जनरेसी है 2j+1 एक्सपोनेंशियली -bhc jj+1/kT। अगर हम इसको 0 से j या किसी में भी हम इसको बदल सकते हैं, तो 2j+1 e एक्सपोनेंशियली -bjj+1/kT कर देंगे, जहाँ हमारा nj जो है वो नंबर ऑफ मोल इन jth लेवल है, और n0 जो है वो 0th लेवल है। मैक्सिमम पॉपुलेशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए ग्राफ भी खींचा गया है, ये मैक्सिमम पीक। n0 डिफरेंशिएट करेंगे अगर dj के टर्म में, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसको 0। तो उस केस में j मैक्स निकाला गया, वो बराबर होता है kT/2hbc -1/2, और उसके बाद इसको कैलकुलेट करें तो j मैक्स बराबर होता है kT/2b, ये स्क्वायर में मतलब वर्ग रूट में रहेगा, ये 1/2 बाहर रहेगा, जहाँ b बराबर होता है h/8π² IC। सिलेक्शन रूल कहता है, तो सिलेक्शन रूल आपने देखा कि j बराबर होता है +-1, मतलब रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन जो होना चाहिए उनमें जो चेंज होना चाहिए वो हमेशा +-1 का होना चाहिए। दूसरा है कि वही मालिक्यूल जिसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है जी, तो वही जो होते हैं वो सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हैं, मतलब वही हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है तो कौन सा मालिक्यूल रोटेशनल एक्टिव होता है, रोटेशनल या माइक्रोवेव, क्योंकि रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। तो कौन माइक्रोवेव एक्टिव है या रोटेशनल एक्टिव है? तो जिसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, जैसे HCl, NH3, H2O, CO, HBr, NO एक्सेट्रा। अगला पॉइंट है नॉन रिजिड रोटेटर। तो अभी हम लोगों ने डायटोमिक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में रिजिड रोटेटर का अध्ययन किया, हम लोग नॉन रिजिड रोटेटर का अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या है कि इसमें डेल्टा J बराबर +-1, इसका निकालेंगे तो डेल्टा E बराबर होता है 2bj+1 -4dj+1 का क्यूब, जहाँ D क्या है, डिफॉर्मेशन कांस्टेंट होता है, जो कि D बराबर होता है 4b का क्यूब/v², मतलब वेव नंबर इसको बोलते हैं। वेव नंबर बराबर होता है 1/2πc√k/μ। म्यू क्या है, रेड्यूस मास।
वो जो इक्वेशन था उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पे ये भी मिलेगा बी जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस वन स्क्वायर, और फाइनली तो हमने इसको लिखा था 2b जे प्लस वन माइनस 4d जे प्लस वन का क्यूब। अब हम लोग कुछ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का रोटेशन देखते हैं, अपने एक्सिस के थ्रू इनका रोटेशन कैसे होता है। ये जो एक्सिस, ये एक एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो जो लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो आई ए का मान होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये 0 होता है, लेकिन आई बी और आई सी का मान, मतलब ये वाले जो होते हैं ये बराबर होते हैं। तो आप देख सकते हो आई बी बराबर आई सी, बट आई ए डज नॉट इक्वल टू आई ए, मतलब आई ए का मान 0 होता है। जैसे लीनियर एस सी एल है, एथाइलिन है, ओ सी एस है और भी इस एक्सेट्रा। दूसरा होता है सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल, इसमें 2 होता है, एक प्रोलेट एक ऑब्लेट। तो सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल जो प्रोलेट होते हैं उसमें आईसी, मतलब ये वाला आईसी और आईबी जो होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन वो आई ए के बराबर नहीं होता है। लेकिन इसमें आईसी आईबी बराबर होता है, लेकिन आई ए का मान जो होता है आईबी से ज़्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईसी और आईबी मतलब आप अगर इसमें देखिए एक्स वाई जेड एक्सिस में आईसी और आईबी का मान बराबर होता है, लेकिन आईए का मान जो होता है यहाँ पे, मतलब आईसीए और आईबीए बराबर होते हैं और इनका मान, मतलब मेन अगर देखा तो आईबी का मान आईए से ज़्यादा होता है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो देखिए ये है ऑब्लेट सिमेट्री। तो ऑब्लेट सिमेट्री में आप देख सकते हो आई ए का मान जो होता है वो आई बी से ज़्यादा होता है, लेकिन आई बी जो होता है वो आई सी के बराबर होता है। ये ऑब्लेट सिमेट्री में आते हैं, जैसे बेंजीन NH3 C4H4 CH3 CF3 BF3। तो ये ऑब्लेट सिमेट्री हो गया। स्फेरिकल सिमेट्री ऐसे मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं जहाँ पे आई ए आई बी और आई सी तीनों का मान बराबर होता है। जो हमने आपको एक्स वाई जेड बताया, आई ए आई बी और आई सी तीनों का मान, तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो बराबर होता है। आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका रेगुलर टेट्राहेड्रल हो, ऑक्टाहेड्रल हो, आइकोसाहेड्रा हो फॉलो करते हो, वो स्फेरिकल सिमेट्री टॉप मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे CH4 SF6 SiH4 एक्सेट्रा। लास्ट है इसका एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तीनों का बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया आई ए एक्स वाई और जेड, आई ए आई बी और आई जेड तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे ये ऐसे मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं इनकी जो सिमेट्री या पॉइंट ग्रुप होता है वो C2 हो, CS हो, C2H हो, जैसे H2O H2S CH2O एक्सेट्रा। और लास्ट में हम लोग देख लेते हैं इसके संदर्भ में आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। आइसोटोप मतलब जैसे कार्बन 12 होता है तो एक कार्बन 30 होता है। तो आइसोटोप को रिप्लेस करने पर क्या फ़र्क पड़ता है रोटेशनल कांस्टेंट में, रेड्यूस मास में, आई में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेट्रा में। तो देखिए क्या होता है, रेड्यूस मास जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज करता है यहाँ पे। लेकिन जो हमारा रोटेशनल लाइन सेपरेशन ऑफ बिटवीन रोटेशनल लाइन है वो डिक्रीज कर जाता है, और रोटेशनल कांस्टेंट जो बी है वो भी हमारा डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि बी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आई होता है, और आई बराबर होता है म्यू आर स्क्वायर। मतलब अगर आई बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा। आई क्या है, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, म्यू क्या है, रेड्यूस मास। तो ये दोनों अगर बढ़ेंगे तो बी क्या होगा, घट जाएगा, और जब बी घटेगा तो जो रोटेशनल लाइन के बीच में जो सेपरेशन है वो घट जाएगा। तो अगर हम पिछला इक्वेशन को पुट करें यहाँ पे, बी बराबर होता है H/8π² वेव नंबर के टर्म में जब हम निकाले थे, बी डैश बराबर उसको हमने आई सी को डैश मान लिया, तो जब हमने इसको भाग दिया तो आई सी डैश ऊपर आ गया, तो आई बराबर होता है म्यू आर स्क्वायर, और इसको मैंने म्यू डैश इसको आर स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर, आर कट जाएगा,
तो म्यू डैश अपान म्यू। तो ये नया फार्मूला मिला है, बी अपान बटा बी डैश इज इक्वल टू म्यू डैश अपान म्यू, जहाँ म्यू क्या है, रिड्यूस मास होता है। तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है कि आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करने पर रिड्यूस मास इंक्रीज करता है। जैसे पहले कार्बन 12 था, बाद में 13 हो गया, तो रिड्यूस मास तो इंक्रीज कर जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज करेगा, लेकिन सेपरेशन डिक्रीज करेगा, रोटेशनल कांस्टेंट भी डिक्रीज करेगा। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में रोटेशनल स्पेक्ट्रा, जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर अध्ययन किया। शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।